Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to my YouTube channel Medical with Aisha Wagar. So in today's video, that is the last topic of our GIT. Finally we are completing the embryology of the GIT. So पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली वीडियो में हमने मिडगट डिस्कस किया था, मिडगट की एम्ब्रियोलॉजी को, और जो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं कंजेनाइटल, उनको भी डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हमने फर्दर जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं मिडगट की, उनको डिस्कस करेंगे और हाइंडगट को भी डिस्कस करेंगे। फाइनली हम अपने इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सो अब यहाँ पे आ जाएं वाइट लाइन डक्ट एबनॉर्मलिटीज़ पे। स्पेशली यहाँ पे आप देखें तो क्या होता है कभी कभी कि एक स्मॉल पोर्शन जो होता है ना वाइट लाइन डक्ट का, या वो रह जाता है, और एक इलियम से, यानी यहाँ से देखें कि अम्बलाइकस से, और यहाँ से ये हमारा वाइट लाइन लिगामेंट है, और यहाँ से इलियम की आउट पाउचिंग निकल रही है, और इस आउट पाउचिंग को हम क्या बोलते हैं? इस आउट पाउचिंग को हम बोलते हैं मर्कल्स डायवर्टिकुलम, या फिर हम इसे इलियल डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मतलब एसिम्प्टोमेटिक होता है, इतनी मतलब कोई अंदर जाके कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है या सिम्टम्स भी काज करा सकता है अगर इसके अंदर हमारे कुछ हेटेरोट्रोपिक टिश्यूज़ हों, लाइक पैंक्रेटिक टिश्यू या गैस्ट्रिक म्यूकोजा। तो फिर ये अल्सरेशन या ब्लीडिंग या डिफरेंट टिश्यूज़ की जो इसके नियर बाय हैं उनकी परफोरेशन भी करा सकता है। यहाँ पे दूसरा जो वाइट लाइन डक्ट की एबनॉर्मलिटी का एग्जाम्पल है, उसमें क्या होता है कि जो वाइट लाइन डक्ट की साइड्स होती हैं तो वो दोनों फाइब्रस मतलब कोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो मिडिल होता है उसमें एक सिस्ट फॉर्म होती है, और सिस्ट को हम बोलते हैं एंटीरोसिस्टोमा या फिर वाइट लाइन सिस्ट बोलते हैं, जो कि बीच में बन जाती है। तो फाइब्रस कोट क्या करवाते हैं कि हो सकता है कि जो हमारे इंटेस्टाइनल लूप्स हों उनकी ऑब्स्ट्रक्शन करवाएं। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा कि ब्लड उनको नहीं पहुंचेगी और टिश्यू की डेथ हो जाएगी। दूसरे केस में हमने क्या स्टडी किया कि वाइट लाइन जो होती है उनके जो साइड्स वाले होते हैं वो फाइब्रस कोट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीच में हमारे एक सिस्ट फॉर्म होती है। तो डेंजरस यहाँ पे ये कोर्स हैं जो कि हमारे जो इंटेस्टाइनल लूप्स हैं उनकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है, उनकी ब्लड सप्लाई को रोक रहा है। तीसरा जो हमारे पास केस आ रहा है उसमें यूँ है कि जो वाइट लाइन डक्ट है वो पैटर्न रहती है, यानी ख़त्म ही नहीं होता मिडगट और उसका कम्युनिकेशन। बेसिकली वाइट लाइन डक्ट करवाती क्या है, वो एक कनेक्शन क्रिएट कराती है, यानी कि मिडगट और यॉक्सेक में। तो ये क्या होता है, ये पैटर्न ही रहती है, ये ख़त्म नहीं होती है आफ्टर भी बर्थ भी। तो बेबी जो प्रेजेंट होगा वो ऐसे प्रेजेंट होगा कि जो उसके अम्बलाइकस से हमें यहाँ से कुछ फीकल मैटर मिलेंगे। तो ये था हमारे वाइट लाइन डक्ट के थर्ड केस का। नाउ कम टू द गट रोटेशन डिफेक्ट्स में क्या है? गट रोटेशन डिफेक्ट्स में क्या है कि जो मतलब गट रोटेशन तो हमने स्टडी की थी मिडगट की। उसके बाद क्या आ रहा है कि मतलब उसमें डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे मतलब इंटेस्टाइनल लूप की मेल रोटेशन। इससे क्या होता है कभी कभी अगर सही रोटेशन नहीं होगी तो मतलब हमारे वोल्वुलस भी हो सकता है। वोल्वुलस क्या होता है कि ट्विस्ट हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन। ऑब्वियसली ट्विस्ट होंगे तो ब्लड जो फ्लो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा और वो नेक्रोसिस काज करेगी हमारे टिश्यूज़ की। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पे केस आ रहा है जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट साइडेड कोलॉन। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो आमतौर पे हमारी जो नॉर्मल रोटेशन होती है उसमें क्या होता है, टोटल जो हमारी होती है वो 270 डिग्री की रोटेशन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ 90 डिग्री की रोटेशन होती है। और 90 डिग्री रोटेशन की वजह से क्या होता है कि कोलॉन और सीकम फर्स्ट एंटर होते हैं गट में। जैसे कि क्या होता है, तो जो सीकम और कोलन होते हैं वो फर्स्ट होते हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होते हैं। जब हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि बेसिकली क्या होता है कि जेजुनम के प्रोक्सिमल पार्ट जो होता है वो फर्स्ट होता है एंटर होने में, यानी एब्डोमिनल कैविटी में। अब यहाँ पे एबनॉर्मलिटी हो गई है, मेल रोटेशन हो गई है, तो सिर्फ 90 डिग्री की हमारी रोटेशन हुई थी, तो जिसकी वजह से सीकम और कोलन यानी कि पहले एंटर हुए, और जो बाकी के मतलब लूप्स आएंगे
वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि मतलब जो सीकम और कोलान थे वो लेफ़्ट साइड पे, और जो फर्दर जो हमारे बाकी जो इंटेस्टाइनल लूप्स आएंगे वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए इस वजह से इस हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, लेफ़्ट साइडेड कोलान। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि असेंडिंग कोलान, ट्रांसवर्स कोलान, डिसेंडिंग कोलान सब लेफ़्ट साइड पे हैं, और बाकी जो हमारे पार्ट्स थे वो यानी कि कहाँ पे है, राइट साइड पे हैं। ये किसकी वजह से हुई है कंडीशन, ये कंडीशन हमारी हुई है ड्यू टू मेल रोटेशन, सही रोटेशन न होने की वजह से। नाउ कम टू दिस कंडीशन, इसमें क्या हो रहा है, हमारी रिवर्स रोटेशन हो रही है, यानी रोटेशन नहीं हुई है सही तरीके से। कैसे मतलब, वैसे हमारी रोटेशन किस डायरेक्शन में होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी रोटेशन होती है। लेकिन इस फिगर में क्या हो रहा है, इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि हमारे जो रोटेशन हो रही है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो रही है, मीन्स उल्टे डायरेक्शन में हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें ट्रांसवर्स कोलान जो है वो ड्यूडेनम के पीछे नज़र आ रहा है, और वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि हमारी मिडगट की आर्टरी उससे भी पीछे नज़र आता है। यानी कि ये सब चीज़ें हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। सपोज आपको ये ओएसपी में क्वेश्चन मिल रहा है, ये प्रीवियस आ भी चुका है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेफ़्ट साइडेड में कोलान में आपको यहीं यूँ नज़र आएगा कि जो हमारा कोलान है वो लेफ़्ट साइड पे है, और ट्रांसवर्स कोलान ड्यूडेनम के पीछे होगा, तो समझ जाएंगे कि इसमें हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे दूसरे डिफेक्ट्स आ रहे हैं, लाइक कि डुप्लीकेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल लूप एंड सिस्ट। यानी कि जैसे कि ये पूरा का पूरा इंटेस्टाइनल लूप है, तो चांसेस होते हैं कि कहाँ पे भी हमारी जो है वो डुप्लीकेशन हो जाए या फिर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाए, आउट पाउचिंग निकल आ जाए टिश्यूज से, तो ये पॉसिबल हो सकता है। और ये बेसिकली किस रीजन में ज़्यादा कॉमन होता है, ये हमारी इलियम रीजन में कॉमन होता है। इलियम ज़्यादा लूप वाली मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और वो ज़्यादा थिन होता है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि लूप्स सिस्ट फॉर्मेशन के और डुप्लीकेशन होने की वजह से। सो अब आ जाएँ गट एट्रेजियास पे और स्टीनोसिस पे। एट्रेजिया मतलब ब्लॉकेज होती है, और स्टीनोसिस मतलब जो हार्डनिंग होती है, टिश्यू हार्ड हो जाता है। सो एट्रेजियास बेसिकली हमारे होती हैं अपर एब्डोमेन में भी होती हैं। अपर एब्डोमेन में जो मेनली काज होता है उनमें क्यों होती है, क्योंकि रिकेनलाइजेशन फेल हो जाती है। मैंने आपको ड्यूडेनम की वीडियो में ये दिखाया था, जब हम ड्यूडेनम की डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, कि पहले जो इसकी ल्यूमेन होती है वो सेल से ओब्लिटरेटेड होती है, यानी क्लोज होती है, और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेज बोलते हैं। और दूसरी जो स्टेज हमारी होती है, यानी कि उसमें क्या होता है कि अंदर यानी एक केनास फॉर्मेशन हो जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस फेज़ को हम बोलते हैं रिकेनलाइजेशन। आखिर में क्या होता है, वो केनास मिलके एक क्लियर ल्यूमेन बनाते हैं। तो वो जब रिकेनलाइजेशन ही फेल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। तो मोस्टली जो हमारे अपर ड्यूडेनम में होती है वो इसकी वजह से होती है। डिस्टल पार्ट में भी हो सकती है। डिस्टल पार्ट का रीज़न होता है वेस्कुलर एक्सीडेंट्स, यानी कि अच्छी तरीके से ब्लड नहीं पहुंच सकी, इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब वहाँ से ब्लॉकेज हो गई और स्टीनोसिस हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो बेसिकली जो ये गट एट्रेजियाज स्टीनोज होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये हमारी HOX जीन्स होती हैं, या FGF फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर कुछ जीन्स होती हैं, जो कि हमारे रेगुलेट करती हैं इनकी ग्रोथ फैक्टर को, यानी इंटेस्टाइन में जो टिश्यूज़ हैं इनकी ग्रोथ को या रिकेनलाइजेशन को, तो वो सही तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी गट एट्रेजियाज और स्टीनोसिस होती हैं। लाइक 50% केसेस में क्या होता है कि बाउल रीजन लॉस हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में जो हमारे कनेक्शन नहीं है, ये अलग कनेक्टेड है, ये अलग कनेक्टेड है, तो यहाँ से हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। यानी 50% ऐसे केसेस होते हैं हमारे पास। और दूसरे 20% क्या होता है कि फाइब्रस कोड रिमेन होते हैं, यानी कि दूसरा एक ये पार्ट है, दूसरा इंटेस्टाइनल लूप का ये पार्ट है, और यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, एक फाइब्रस कोड बन गई है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अनदर 20% में यहाँ पे एक शीट बनती है, जिसे हम डायाफ्राम बोलते हैं, एक थिन शीट बनती है, जो कि हमारे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को सेपरेट कर रही है। और तीसरा जो हमारे पास है, वहाँ पे क्या होता है कि स्टीनोसिस होती है। नाउ कम टू द एप्पल पील अट्रेजिया। ये वैसे तो इतनी इसकी खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें से BCQ आ चुका है इन द एनुअल एग्जाम। वो BCQ क्या था कि जो एप्पल पील अट्रेजिया होती है वो कहाँ पे होती है, वो हमारी होती है प्रोक्सिमल ऑफ द जेजुनम में, वो जेजुनम में होती है। यहाँ पे जो फिगर हमें शो की गई है वो एप्पल पील अट्रेजिया की है।
यहाँ पे क्या होता है कि वो हमारी प्रॉक्सिमल जेजुनम में होती है और इंटेस्टाइन शॉर्ट हो जाता है। अब ये अट्रेजिया जो होती है वो कितना इफ़ेक्ट करती है चिल्ड्रेन पे, वो डिपेंड करता है कि उसने इसके कितने मतलब बाउल के पार्ट को इफ़ेक्ट किया है, उतने हिसाब से मतलब हमें पता चलेगा कि ये कितनी डेंजरस है। जान लाने की यानी कि जो जिनमें एप्पल पील अट्रेजिया होती है वो बेबीज़ जो होते हैं लो बर्थ वेट होता है उनका, और उनके साथ दूसरी एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं। तो जो इसमें हमें मेन चीज़ मिली रिमेंबर करने के लिए वो ये है थी कि ये प्रॉक्सिमल ऑफ द जेजुनम में होता है। सो इसमें हमने सारे जो मिडगट के एबनॉर्मलिटीज़ थे वो कंप्लीट कर लिए। अब आ जाए जीआईटी के लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारी है हाइंड गट की डेवलपमेंट। अब हाइंड गट जो है वो हमारी जीआईटी का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे जो ये फिगर है हमारी चैप्टर है यूरोजेनाइटल सिस्टम से, ये मैंने फिगर ली है। उसमें क्या हो रहा है, पहले तो हम स्टडी करेंगे कि हाइंड गट हमें कौन से पार्ट दे रही है। हाइंड गट जो दे रही है हमें डिस्टल पार्ट ऑफ द यानी ट्रांसवर्स कोलन का जो रिमेनिंग पार्ट है, डिसेंडिंग कोलन, सिग्माइड कोलन, रेक्टम एंड अपर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, ये जो सब पार्ट हैं हमारे वो कहाँ से आते हैं, ये सब पार्ट हमारे हाइंड गट से आते हैं। ये पार्ट रिमेंबर करना ज़रूरी है क्योंकि दे कैन बी द पार्ट ऑफ ऑस्पी क्वेश्चन। distal part of the transverse colon, descending colon, sigmoid, rectum and upper part of the anal canal, ये सब हमें हाइंड गट देती है। अब आ जाएं पर्टिकुलरली कि हाइंड गट से हमारी एनस और जो यूरिनरी ट्रैक्ट है यानी कि वो कैसे बनते हैं, यूरिथ्रा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुलाइका है। कुलाइका क्या है, कैविटी है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो हाइंड गट है वो एंटर हो रही है पोस्टीरियर रीजन ऑफ द कुलाइका में, और जो एलेंटॉइस है वो एंटीरियर रीजन ऑफ द कुलाइका में एंटर हो रही है। और बीच में यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, यूरोरेक्टल सेप्टम नज़र आ रहा है, जो कि इन दोनों के बीच में है, दोनों के दरमियान में है, वो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। ये हमारी मेसोडर्म का लेयर है। और जहाँ पे हमें एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, दैट इज़ द कोलाइकल मेम्ब्रेन। कोलाइकल मेम्ब्रेन बेसिकली एक बाउंड्री है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में। तो इस फिगर में हमें क्या नज़र आ रहा है कि एलेंटॉइस एंटीरियरली एंटर हो रही है, हाइंड गट जो हो रही है वो पोस्टीरियरली एंटर हो रही है, जो कि हमारा मतलब प्रीमेटिव एनल कैनाल बनेगा। और यहाँ पे हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बनेगा। तो यहाँ से ये एंटर हो रही है। और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है कि जो कार्डल मतलब एम्ब्रियो कार्डली ग्रो करता है, यानी यूं ग्रो करता जाता है, कार्डली उसकी जो टेल होती है वो ग्रो करती जाती है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि जो यूरोरेक्टल सेप्टम होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, कुलाइकल मेम्ब्रेन की क्लोज से आ जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है कि बेसिकली एलेंटॉइस और इसे सेपरेट करना है, एक दो अलग से ट्रैक्ट बनाने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमारी फर्दर यानी डेवलपमेंट हो रही है तो यहाँ पे हम दोनों सेपरेट हो गए हैं टोटली। और यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, यूरिनरी ब्लैडर बन रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट बन रहा है। और यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, एनोरेक्टल कैनाल बन रही है। और बीच में हमारी जो मतलब दोनों के दरमियान में है जिसे हम बोल रहे हैं पेरिनल बॉडी बनाते हैं। जो ये इसका यूरोरेक्टल सेप्टम का पार्ट बच गया था वो हमारी पेरिनल बॉडी बनाता है। तो बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पे हमारी जो कैनाल बन गया था। और जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 7th वीक में जो हमारी होती है कुलाइकल मेम्ब्रेन रप्चर होती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, BCQ में भी आ सकता है, OSP में भी आ सकता है कि यानी रप्चर होता है तो यहाँ पे तभी हमारी कैनाल फॉर्मेशन होगी। अगर रप्चर नहीं होगा तो हमारी इम्परफोरेट एनस बनेगी। अब आ जाए एनल कैनाल पे। एनल कैनाल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। अपर 2/3 जो होता है वो हमारे एंडोडर्म से ड्राइव होता है, और जो लोअर 1/3 होता है वो हमारी एक्टोडर्म से ड्राइव होता है। तो दोनों की जैसे कि डेरिवेशन भी डिफरेंट है तो दोनों की ब्लड सप्लाई भी डिफरेंट होती है। अपर 2/3 इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेजेंट्रिक की हमारी ब्रांच होती है और कंटिन्यूएशन होती है। और जो इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी होती है वो हमारे एक्टोडर्म वाले पार्ट को सप्लाई करती है, जो कि इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की ब्रांच होती है। नाउ कम टू द डिफेक्ट्स। अब आ जाए हमारे डिफेक्ट्स पे।
कि हाइंड गट कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस डिफेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड दी रेक्टो यूरिथ्रल एंड दिस वन हेयर इज़ कॉल्ड दी रेक्टो विजाइनल फिस्टूलास। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देख सकते हैं कि फिस्टूला मतलब बोलते हैं जैसे हम एबनॉर्मल कनेक्शन को। अब यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो रेक्टम है उसका एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो रहा है विद द यूरिथ्रा, जिसकी वजह से हम इसे रेक्टो यूरिथ्रल बोल रहे हैं, ये मेल में होता है। और यहाँ पे विजाइना से कनेक्शन में इसे हम बोलते हैं रेक्टो विजाइनल। बेसिकली ये कैसे हो सकता है, मतलब क्यों होता है कि यूरोरेक्टल सेप्टम या तो सही तरीके से पहुँच नहीं पाया, या फिर मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि जब यूरोरेक्टल सेप्टम आ रहा है तो मतलब वो आके यहाँ पे मतलब ख़त्म हो रहा था और दोनों सेपरेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो ठीक तरह से कोलाइकल मेम्ब्रेन के पास नहीं पहुँचा और वो यहाँ पे कनेक्टेड पार्ट रह गया, तो इसकी वजह से भी होता है। और दूसरा जो मेन फैक्ट है कि वो मतलब कि किसी मिस एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स की वजह से, क्योंकि जीन्स जो होती हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं, अगर वो भी सही तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी उसकी भी वजह हो सकती है कि हमारे ये फिस्टुलास बन सकते हैं रेक्टो यूरिथ्रल एंड रेक्टो विजाइनल। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आ रही है इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द इम्परफोरेट एनस। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका पास्ट पेपर में BCQ आ चुका है। इम्परफोरेट एनस क्या होता है, जब हमारी कोलाइकल या एनल मेम्ब्रेन 7th वीक में रप्चर नहीं हो पाती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओपनिंग नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से जो बेबी होता है वो सही तरीके से स्टूल पास नहीं कर पाता आउट ऑफ द बॉडी, तो इसे हम बोलते हैं इम्परफोरेट एनस। एंड देन देयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दूसरी है वो है कंजेनाइटल मेगाकोलन। कंजेनाइटल मेगाकोलन में क्या होता है कि फाइबर्स होते हैं, यानी नर्व सप्लाई होती हैं मतलब इंटेस्टाइनल लूप को, जो उनको कंट्रैक्शन और पैरासिलाइसिस कराती है। अब जब उनके पास वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ही नहीं होंगे तो पैरासिलाइसिस नहीं होगी, और नतीजन क्या होगा कि जो मतलब इंटेस्टाइन में, यानी कि यहाँ पे हम देखें तो ये इंटेस्टाइन है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये रेक्टम है, ये रेक्टम है, सिग्मोइड है। तो यहाँ पे हम क्या, अगर रेक्टम में हमारे यानी कि फाइबर्स मौजूद नहीं होंगे तो नतीजन क्या होगा कि कंट्रिक्शन नहीं होगी, और यहाँ से जो मटेरियल होगा वो यहाँ पे पास नहीं हो पाएगा और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पे, यानी एक्यूमुलेट होता रह जाएगा और ये इन्फ्लाम्ड हो जाएगा पार्ट, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, मेगाकोलन बोलते हैं। ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन ऑफ द हर्श स्प्रिंग इस डिजीज़ को बोला जाता है, जिसमें जो 80% है वो हमारी रेक्टम इफेक्ट होती है। So thank you for watching. Finally we have completed the GIT of the embryology. So if you like the video, don't forget to subscribe my YouTube channel, like the video, share with your loved ones. तब तक के लिए खुदा हाफिज़।